Assalamu alaikum everyone, this is Ara Shah. I hope you all are fine. So today we will be continuing criminology lectures and the topic that we will be discussing today is white collar crime. So let's start. Okay, so now let's see that what is white collar crime and how this term white collar crime came into existence. So white collar crime it basically refers to a broad range of illegal acts or activities that are committed by seemingly respectable people. Seemingly respectable people का मतलब ये है कि बज़ाहिर जो respectable people हैं in the business settings, और ये business settings क्या हैं, these are basically the occupation of these people. So अगर इसे हम generally define करें white collar crime को, तो it is a broad range of illegal acts or activities that are committed by seemingly respectable people in business settings as a part of their occupational roles. So this become the general definition of white collar crime. अब वाइट कलर क्राइम जो है, देर आर मैनी टाइप्स ऑफ वाइट कलर क्राइम और ब्रॉड रेंज है वाइट कलर क्राइम्स की, रेंजिंग फ्रॉम एंटी ट्रस्ट ऑफेंसेस. एंटी ट्रस्ट ऑफेंसेस का बताती चलूँ कि आपके पास जो प्राइस फिक्सिंग है, इट इज़ एन एंटी ट्रस्ट ऑफेंस. ठीक है. इसके अलावा आपके पास जो ये बिड रिगिंग होती है, इट इज़ एन एंटी ट्रस्ट ऑफेंस. बिड रिगिंग जो है, जिन्हें नहीं पता, रिग का मतलब होता है धांधली होना, धांधली करना. सो बिड रिगिंग ये है कि जब कोई बिड चल रही हो और उसके अंदर ऑलरेडी उसका जो आउटकम है वो ऑलरेडी जो है वो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है, सो इट बिकम्स अ बिड रिगिंग. इस तरह के जो ऑफेंसेस हैं, दे ऑल कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ एंटी ट्रस्ट ऑफेंसेस. इसके अलावा एनवायरमेंटल वायलेशन, दे ऑल्सो कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ वाइट कॉलर क्राइम. और साथ ही साथ आपके पास जो हेल्थ केयर फ्रॉड्स होते हैं या इस तरह के और दूसरे फ्रॉड्स जो हैं, दे ऑल आर इंक्लूडेड इन दिस वाइट कॉलर क्राइम्स. So, in short, white collar crime, these are pervasive, these are widespread, and these are growing day by day. And in the successive slides, we will see that कि वाइट कलर क्राइम जो है वो एनुअली कितना लॉस जो है कॉज कर रहा है. सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स you can say the definition of the term white collar crime. So white collar crime, the phrase white collar crime or the term white collar crime, it was coined by the American sociologist एडविन एच सदरलैंड इन लेट 1930s. और जिस टाइम पे सदरलैंड ने वाइट कॉलर क्राइम फ्रेज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द क्रिमिनोलॉजिस्ट दे थॉट दैट क्राइम वाज कंसंट्रेटेड ओनली अमंग द अर्बन पुअर. ठीक है. अर्बन एरियाज़ में जो पुअर फैमिलीज रहती हैं, सिर्फ वही जो है क्राइम कमिट करती हैं. दे थॉट दिस. और क्या है कि एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस देयर पॉवर्टी, मतलब गुर्बत की वजह से जो है सिर्फ जो अर्बन एरियाज़ में जो आपकी पुअर फैमिलीज रहती हैं, दे आर जस्ट इंक्लाइंड ऑफ कमिटिंग क्राइम्स. ठीक है. लेकिन जो आपके पास सदरलैंड है, ही डिसएग्रीड एंड ही आर्ग्यूड दैट रिस्पेक्टेबल पीपल फ्रॉम द अपर सोशल क्लासेस, दे ऑल्सो कमिट अ ग्रेट डील ऑफ हार्मफुल क्रिमिनल एक्ट्स. और वो कब क्रिमिनल एक्ट्स जो हैं वो कमिट करते हैं, इन द कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशंस. और उनका जो मोटिव होता है इसके बिहाइंड वो ये होता है कि अपने जो इकोनॉमिक और जो बिज़नेस इंटरेस्ट है उन्हें प्रमोट करने के लिए, उनकी फर्दरेंस के लिए जो है वो अपनी जो है ऑक्यूपेशन के दौरान जो है अपनी उसके अंदर जो है वो क्राइम कमिट करते हैं. सो सदरलैंड ने जो है अपना ये पॉइंट जो है आगे रखा उस टाइम पे. और सदरलैंड के मुताबिक 1949 में अकॉर्डिंग टू हिम के अपर क्लास क्रिमिनलिटी जो है इट वॉज इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट, और जो जनरल पब्लिक है वो भी इसे इग्नोर कर देती है. बिकॉज क्या है कि जो क्राइम के प्रीप्रेटर्स हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वाइट कॉलर क्राइम में जो है जो कमिट करते हैं, दे आर सीमिंगली रिस्पेक्टेबल पीपल इन द बिजनेस सेटिंग्स. और यहाँ तक कि जब बिजनेस सेटिंग्स में वो रिस्पेक्टेबल है, सो इट मीन्स दैट दे आर रिस्पेक्टेबल इन द सोसाइटी एज वेल. तो अब क्या है कि वाइट कॉलर क्राइम को जो, या आप कहें कि जो आपके पास अपर क्लास जो क्राइम कमिट करती है, वो गवर्नमेंट या जनरल पब्लिक जो है दे इग्नोर इट. क्यों? बिकॉज दीज पीपल दे डिड नॉट फिट द कॉमन स्टीरियोटाइप ऑफ द क्रिमिनल. ठीक है. एक जनरल एक कंसेप्ट बना होता है ना कि क्रिमिनल का, कि जिसका मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उस टाइम पे क्रिमिनोलॉजिस्ट दे थॉट सो कि सिर्फ जो अर्बन क्लास के जो पुअर लोग हैं, जो पुअर फैमिलीज़ हैं, जो मतलब कोई वो जो पुअर हैं वही सिर्फ इंक्लाइंड है टूवर्ड्स कमिटिंग क्राइम. तो जो आपके पास रिस्पेक्टेबल पीपल हैं, जो बिजनेसमैन वगैरह, उनका कोई सोच भी नहीं सकता था. तो इसलिए उनके जो क्राइम्स जो हैं उन्हें
इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन सदरलैंड ने जो है इस टर्म को वाइट कॉलर क्राइम को इंट्रोड्यूस करवाया, और उसने अपनी जो है ये कॉन्सेप्ट ही पुट फॉरवर्ड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। अब वाइट कॉलर क्राइम की जो है देयर आर टू मेन अप्रोचेस टू डिफाइन वाइट कॉलर क्राइम। एक आपके पास होती है ऑफेंडर बेस्ड और सेकंड वन इज़ ऑफेंस बेस्ड। Sutherland in 1940s he basically defined white collar crime as a crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation. Ab I have told you the general definition in the starting, or if you want to write this definition you can quote this definition of white collar crime in your question, mentioning Sutherland name, or uski jo that is you can see in the slides it is highlighted in the red one. तो आप जो है इसे अपने पेपर्स में जो है वो लिख सकते हैं कि सदरलैंड डिफाइन वाइट कलर क्राइम लाइक दिस, सो इट विल बिकम द रेफरेंस। अब सदरलैंड ने ये डेफिनेशन दी, तो दिस डेफिनेशन इट इज़ बेसिकली द मोस्ट वेल नोन, पहली बात ये है, और दूसरा ये है कि दिस इज़ एन इन्फ्लुएंशियल एग्जाम्पल है, जिसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वाइट कलर क्राइम को डिफाइन करने के लिए टू अप्रोचेज हैं, ऑफेंडर बेस्ड और सेकेंड वन इज़ ऑफेंस बेस्ड। तो अब जो ये सदरलैंड ने आपको डेफिनेशन दी है इट इज़ फॉर द ऑफेंडर बेस्ड अप्रोच, ये हम ऑफेंडर बेस्ड अप्रोच की डेफिनेशन है। ऑफेंडर बेस्ड जो डेफिनेशन होती हैं दे बेसिकली एम्फोसाइजेस एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम द हाई सोशल स्टेटस। ठीक है, अब जैसे आपने इस डेफिनेशन में पढ़ा कि ही सेज क्राइम कमिटेड बाय पर्सन ऑफ हाई रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस। सो आप जितनी भी ऑफेंडर बेस्ड आप डेफिनेशन रिलेटेड टू वाइट कॉलर क्राइम आप पढ़ेंगे तो यू विल फाइंड दैट दे हैव हाईलाइटेड और दे हैव एम्फोसाइज्ड high social status, power and respectability of the offender, of the one who is committed the crime, who is committing the crime as an essential character। जितनी भी आपके पास offender based है, ठीक है, offender is the one who commits the crime, ठीक है, और offense का मतलब ये है कि जो crime commit किया जा रहा है। तो जितनी भी आपके पास offender based definition है दे विल शो यू कि जो आपके पास थ्री कंपोनेंट्स है, हाई सोशल स्टेटस है, पावर है, रिस्पेक्टेबिलिटी है, दीज आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। सो ये तो आपके पास ये फर्स्ट अप्रोच होगी। नाउ वी विल सी द सेकेंड अप्रोच इन द नेक्स्ट स्लाइड। Okay, so now let's see that what is offense based approach. In the previous slide we have discussed offender based approach. So offense based approach, so the first person who discussed this approach was Herbert Edelhertz, and he presented, or you can say the put forward the offense based approach in 1970. According to Edelhertz, he defined white collar crime as an illegal act or series of illegal acts committed by non-physical means and by concealment or guile to obtain money or property, to avoid the payment or loss of money or property, or to obtain business or personal advantage. So पहली बात तो ये है कि this was Edelhertz, as I have told you, he presented this definition of offense based. Now we will see that what he has said. So he says कि वही बात illegal act है या series of illegal acts है that is committed by non-physical means. The first thing to point out is, to note down is कि non-physical means जो इसमें involve होती है। Second, what happened in this, इसमें किया क्राइम को कमिट किया कैसे जाता है। सो इट इज़ डन बाय कंसीलमेंट और गाइल टू ऑब्टेन मनी, कंसीलमेंट टू हाइड समथिंग, गाइल का मतलब ये होता है कि फ्रेब, अगर हम उर्दू में देखें तो फ्रेब है, और इसे है कि मतलब कनिंग इंटेलिजेंस जो है उसे हम गाइल कहते हैं। और ये क्यों यूज़ की जाती है, टू ऑब्टेन मनी और प्रॉपर्टी, ठीक है, और टू ऑब्टेन बिजनेस और पर्सनल एडवांटेज। और इसके अलावा हमने जो है क्या कहते हैं, हमने ये पढ़ा है कि आपके पास लॉस ऑफ जो है टू अवॉइड द पेमेंट और लॉस ऑफ मनी और प्रॉपर्टी, ये चीज़ भी इसमें ही आ जाती है। तो ये था आपके पास ऑफेंस बेस्ड अप्रोच। अब आपके पास जो ऑफेंस बेस्ड अप्रोच है ये कैसे डिस्टिंग्विश कर देती है वाइट कॉलर क्राइम्स को फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ क्राइम्स इन द वे दे आर कमिटेड,
ठीक है, इसके अंदर हम फोकस ये नहीं करते कि दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑफेंडर और द एक्टर और द पर्सन हु इज़ कमिटिंग द क्राइम। इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि इन व्हाट मैनर द क्राइम वाज कमिटेड रादर देन फोकसिंग ऑन द ऑफेंडर। सो यहाँ पे जो है आगे देखें तो अगर हम यूएस का एक एस्टिमेट लगाएं तो यूएस में 2006 में जो है एफबीआई के अकॉर्डिंग यूएस में जो आपके पास कॉमन ये जो ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी क्राइम्स है लाइक करेंसी है, बर्गलरी है, आपके पास ऑटो थेफ्ट है, रॉबरी है, इससे जो लॉस पूरे यूएस में हुआ था डेट वॉज $17.6 बिलियन, वेयर एज आपके पास जो वाइट कॉलर क्राइम से हुआ था इन 2006 आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वाज $300 बिलियन। यू कैन कोट दिस इन योर पेपर कि एफबीआई के जो अकॉर्डिंग है दिस वाज द केस इन 2006। सो आप देखें कि $17.6 बिलियन वाज जस्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी क्राइम्स। लेकिन वाइट कॉलर क्राइम जिसे हम इतना नोटिस भी नहीं किया जाता, जिसे वी हैव डिस्कस के आपकी जो गवर्नमेंट्स हैं या आपकी सोसाइटी जो है उससे सिर्फ इग्नोर कर जाती है या यू कैन से उस पर इतना फोकस नहीं करती जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जो आपका स्टेटस है जो ये क्राइम कमिट करती हैं ऑफ द ऑफेंडर, स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर, उसकी वजह से। तो उससे आप देखें कि ओनली इन यूएस जो है 2006 में जो है एनुअल लॉस हुआ तो उसकी वजह से $300 बिलियन। अब कमिंग टू वर्ड्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इट इज़ फॉर 2021 और 2021 में जो है इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अराउंड $426 बिलियन से लेके $1.7 ट्रिलियन जो है लॉस हुआ है। और किसकी वजह से हुआ है? बिकॉज ऑफ वाइट कॉलर क्राइम ओनली इन यूएस। ये जो स्टैट्स जो यहाँ पे मैंने आपको जो ये जो आपके सामने मेंशन किए हैं ये सारे जो हैं ये सिर्फ यूएस के, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान का हम लेटर ऑन देखेंगे व्हेन वी विल बी डिस्कसिंग वाइट कॉलर क्राइम इन पाकिस्तान। सो ये यूएस का है, यू कैन ऑल्सो मेंशन दिस इन योर पेपर। अब वाइट कॉलर क्राइम के जो है क्या है कि फ़िज़िकल इफेक्ट्स तो होते ही हैं, ठीक है। और अगर हम देखें फाइनेंशियल क्राइम है, मोस्टली फाइनेंशियली हम देखते हैं कि फाइनेंशियली क्या लॉस हुआ, लेकिन इसके अलावा क्या है कि इसके फ़िज़िकल इम्पैक्ट भी होता है, फ़िज़िकल इफेक्ट्स भी हैं। जैसे कि अगर थोड़ा सा डिस्कस करें तो आपके पास वायलेशन ऑफ वर्क प्लेस सेफ्टी लॉस, दैट इज़ द फिज़िकल इफेक्ट। उसके अलावा ये है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनसेफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, एनवायरमेंटल लॉस की जो है वायलेशन, दे ऑल कम्स अंडर द फिजिकल इफेक्ट्स ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। इसके अलावा सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वाइट कॉलर क्राइम का? सो वाइट कॉलर क्राइम इट हैज़ बेसिकली यू कैन से दैट डैमेज द मोरल क्लाइमेट इन सोसाइटी। और किस तरह डैमेज किया है? बिकॉज ऑफ वाइट कॉलर क्राइम the people's faith in the legitimacy or you can say the fairness of business and government it has been lost। उस चीज़ को अंडरमाइन कर दिया गया है। वाइट कॉलर क्राइम में क्या किया है? इट हैज़ अंडरमाइंड people's faith in the legitimacy and fairness of business and government। और इसकी वजह से क्या हुआ है? a distrust has been created among the people और जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस था इन morality of big businesses it has been undermined। सो ये जो है आपके पास एक तो मैंने फिज़िकल इफ़ेक्ट्स आपको बताए हैं कि वाइट कलर क्राइम के क्या हैं, देन वी हैव डिस्कस द सोशल इफ़ेक्ट्स कि आपकी सोसाइटी पे जो है वाइट कलर क्राइम का जो है क्या इम्पैक्ट होता है। ओके, सो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेक्निक्स ऑफ वाइट कलर क्राइम। So white collar crime you can find it in all types of businesses, industries, occupations and professions। और इसकी वजह से जो है white collar crime it comes in large variety of forms and styles। But though there are large variety of forms and styles, but there are certain characteristics or you can say the techniques by which these white collar crimes are committed that are common in all types of white collar crime। Now we will see that what are these characteristics and techniques that are common in every white collar crime और जो इसे डिस्टिंग्विश बनाती है फ्रॉम द अदर ट्रेडिशनल क्राइम्स और द स्ट्रीट क्राइम्स जो हैं उनसे डिफ्रेंशिएट करती है। सो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ दैट द ऑफेंडर इन वाइट कलर क्राइम इट हैज़ लेजिटिमेट एक्सेस टू द टारगेट और विक्टिम ऑफ द क्राइम ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर ऑक्यूपेशनल पोजीशन। अपनी ऑक्यूपेशन के लिहाज से उसकी लेजिटिमेट एक्सेस है। सेकेंड जो है
द ऑफेंडर इज स्पेशली सेपरेटेड फ्रॉम द विक्टिम। और थर्ड जो है, जो आपका ऑफेंडर्स एक्शन है, दे हैव सुपरफिशियल अपीयरेंस ऑफ लीगैलिटी। अब हम इससे डिटेल में डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि इन तीनों का मतलब क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेजिटिमेट असेस मीन्स कि वाइट कॉलर क्राइम के जो ऑफेंडर्स हैं, दे डू नॉट हैव टू सॉल्व अ प्रॉब्लम जो बहुत सारे आपके जो दूसरे क्रिमिनल्स हैं, जो स्ट्रीट क्राइम्स करते हैं या दूसरे जो क्रिमिनल्स हैं जो उन्हें फेस करनी पड़ती है। वो प्रॉब्लम क्या है कि द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग क्लोज टू द टारगेट, कि अपने टारगेट के करीब जाना, उसके जो है उसके साथ उसे काउंटर करने का जो है प्रॉब्लम, वो नहीं फेस करना पड़ता इन्हें। अब इसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल एक बर्गलर है एंड इफ़ ही और शी वांट्स टू स्टील समथिंग, तो सब किसी के घर से, तो सबसे पहले क्या है कि ही और शी मस्ट गेन एक्सेस टू द होम बाय समहाउ एंटरिंग इट। उसे एंटर होना पड़ेगा। घर से कुछ चुराना है तो घर से उस टाइम ही वो चुरा सकता है या सकती है जब तक वो घर में एंटर ना हो जाए। उसके बगैर, घर में एंटर हुए बगैर वो नहीं चला सकती। तो क्या होगा इससे, वो कैसे करेगा, ही और शी विल आइदर ब्रेक द डोर और द विंडो। लेकिन एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि जो ब्रेकिंग इन है, इट विल क्रिएट एडिशनल रिस्क ऑफ एक्सपोजर फॉर द ऑफेंडर। पकड़े जाने का खतरा उतना बढ़ जाएगा। जबकि जो आपके पास वाइट कॉलर ऑफेंडर्स हैं, दे डू नॉट हैव टू फेस दिस एडिशनल रिस्क बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशनल रोल्स की वजह से। क्या है, उनकी लेजिटिमेट एक्सेस है टू द टारगेट और द विक्टिम। एग्जाम्पल देखते हैं इसके एग्जाम्पल में अब जैसा देखें, जो लोग बैंक में काम कर रहे हैं, अब बैंक एम्प्लॉयज़ जो हैं, दे हैव लेजिटिमेट एक्सेस टू अदर पीपल्स मनी। ठीक है, दूसरे लोगों के लेजिटिमेट एक्सेस है बिकॉज उनका ऑक्यूपेशन है, उनका काम ही पैसों से है। उन्होंने अकाउंट्स ओपन करने हैं, अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, पैसे निकाल के देने हैं, तो उनका सारा दिन का काम ये है एंड इट इज़ एन लेजिटिमेट एक्सेस बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। अब क्या है कि इफ़ दे एम्बेजल, तो क्या होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। बिकॉज एक तो पता नहीं चलेगा, सेकंड ये है कि वो एम्बेजल इजीली कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग इन इनटू देयर होम्स या विदाउट फिजिकली कन्फ्रंटिंग देम। कि उन्हें अपने जिसके उन्होंने पैसे, एम्बेजल का मतलब क्या है, स्टील करना, किसी के पैसे चुराने हैं या पैसे इधर से उधर करने हैं, पैसे चुराने हैं, तो उसके लिए उन्हें अपने टारगेट्स को फिज़िकली जो है कन्फ्रंट नहीं करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको जो दूसरे बर्गलर वाली एग्जांपल दी कि उसमें अगर उसने घर से कुछ चुराना है तो फर्स्ट ही और शी हैज़ टू ब्रेक इन द हाउस, इनटू द हाउस। जब तक वो घर के अंदर नहीं घुसेगा उस वक्त तक ही और शी कैन नॉट स्टील समथिंग। लेकिन वाइट कलर क्राइम में क्या है, बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन उनकी जो है लेजिटिमेट एक्सेस होती है टू द टारगेट एसेट्स। और क्या है कि जैसा मैंने आपको बैंक की एग्जांपल दी, तो वो क्या है कि अगर बैंकर की, हम किसी बैंक की बात करें तो उसके अंदर बहुत ईजी है टू एम्बेजल द मनी और आपके टारगेट को जो है फिजिकली कन्फ्रंट नहीं करना पड़ेगा। सो ये फर्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक है कि लेजिटिमेट एक्सेस टू टारगेट और विक्टिम ऑफ क्राइम, ये एक डिफ्रेंशिएट करता है वाइट कलर क्राइम को दूसरे ट्रेडिशनल स्ट्रीट क्राइम से। सेकंड हम देखते हैं, सेकंड जो है आपके पास है स्पेशली सेपरेटेड फ्रॉम विक्टिम। तो आपके जो बहुत सारे वाइट कलर क्राइम्स हैं उसमें ऑफेंडर्स दे नेवर हैव टू डायरेक्टली कन्फ्रंट और कम इनटू कॉन्टैक्ट विद द विक्टिम्स। ठीक है, मतलब ये कि दे आर स्पेशली सेपरेटेड फ्रॉम देयर विक्टिम्स। एग्जाम्पल से आपको इसकी ज़्यादा क्लियरेंस होगी कि स्पेशली सेपरेटेड फ्रॉम विक्टिम्स का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल आपके पास एंटी ट्रस्ट वायलेशन ऑफ प्राइस फिक्सिंग, एंटी ट्रस्ट वायलेशन या एंटी ट्रस्ट ऑफेंसेस जो मैंने लास्ट स्लाइड्स में मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको बताया था प्राइस फिक्सिंग उसमें एक एंटी ट्रस्ट ऑफेंस है। उसमें अब क्या है कि इलीगल प्राइस फिक्सिंग जो है इट टेक्स प्लेस, और वो कब होती है, जब, ये आपको भी पता होगा कि जब कंपटीटर्स जो हैं इन एनी इंडस्ट्री दे गेट टुगेदर एंड दे कोल्यूड टू सेट प्राइसेस फॉर द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। मतलब कल्यूड ये है कि एक सीक्रेट मीटिंग के अंदर, एक इलीगल मीटिंग के अंदर, अनलॉफुल मीटिंग के अंदर जो बैठ के वो प्राइस फिक्स करते हैं अपनी प्रोडक्ट्स की, सेट कर देते हैं प्राइसेस की या सर्विसेज, वो प्रोडक्ट्स की प्राइसेस या सर्विसेज की प्राइसेस, एज अपोज टू हैविंग प्राइसेस डिटर्मिन बाय फ्री, या आप कह लें कि ओपन कंपटीशन जो मार्केट है उसके बरक्स जो है वो अपनी एक प्राइस फिक्स कर लेंगे और जो वो प्राइस जो है मोस्टली जो है वो लो होती है। अब ये लोग कौन करते हैं, अब ये जो पहली तो बात हम विक्टिम्स की कर लेना कि द विक्टिम्स ऑफ प्राइस फिक्सिंग जो हैं
वो जनरल पब्लिक होती है ऑफ कोर्स, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट्स ख़रीदने होते हैं। और उन्हें अब क्या होगा कि वो अब जैसे देखिए एक प्राइस फिक्स कर लिया है, तो वो प्राइस फिक्स जाहिर बात है वो ज़्यादा करेंगे। अब प्राइस फिक्सिंग की वजह से जब ये कॉम्पिटिटर्स ने मिल के आपस में प्राइस फिक्स की, तो मार्केट में उसकी प्राइस जो है उस प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और एज अ रिज़ल्ट आपका जो कंज्यूमर है उसे ज़्यादा पे करना पड़ेगा फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि अगर ये बेस्ड होता ऑन द कंपटीशन, मार्केट का जो एक अपना कंपटीशन है उसकी बेस के ऊपर अगर प्राइस होती वो रिलेटिवली इससे कम होती, तो क्या है एज अ रिज़ल्ट क्या है कि आपके जो है ये प्राइस फिक्सिंग की वजह से जो है मार्केट में प्रोडक्ट्स की प्राइस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और आपके कंज्यूमर को पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हमने बात की थी स्पेशली सेपरेटेड फॉर विक्टिम, तो यहाँ पे वो बात आती है कि जो आपके जो विक्टिम्स हैं, यानी कि आपका जो कस्टमर है, जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, दे नेवर कॉन्टैक्ट डायरेक्टली बाय देयर प्रोप्राइटर्स, दे नेवर कॉन्टैक्टेड डायरेक्टली बाय द प्रोप्राइटर्स। आपके प्रोप्राइटर्स को ज़रूरी नहीं है कि वो आपके जो जनरल पब्लिक है उससे ही कांटेक्ट करें। उन्होंने आपस में प्राइस फिक्सिंग की, उन्होंने आपस में एक सेटिंग कर ली, और उस प्राइस फिक्सिंग की वजह से क्या हुआ कि मार्केट में प्रोडक्ट्स जो हैं दे बिकम एक्सपेंसिव, और एज ए रिजल्ट जो है आपकी पब्लिक पे इफेक्ट किया, आपकी पब्लिक को जो है ज़्यादा पैसे देने पड़े। लेकिन इस पूरे जो प्राइस फिक्सिंग का जो पूरा जो एक सिनेरियो है उसके अंदर कहीं भी आपके जो प्रिपेटर हैं, आपकी वाइट कलर क्राइम है ये, इसके जो प्रिपेटर हैं उन्होंने कहीं भी जो है जनरल पब्लिक से उन्हें कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे ये बात प्रूव होती है कि आपके जो वाइट कलर क्राइम के जो ऑफेंडर्स हैं दे आर स्पेशली सेपरेटेड फ्रॉम द विक्टिम्स। कमिंग टूवर्ड्स द थर्ड पॉइंट के सुपरफिशियल अपीयरेंस ऑफ लीगैलिटी। अब इसमें क्या है कि जब एक बर्गलर जो है, जैसा हम एक एग्जांपल को लेकर चल रहे हैं, व्हेन ही और शी ब्रेक्स इनटू अ होम, या किसी ऑटो थीफ की बात आप कर लें कि वो कोई गाड़ी कोई व्हीकल जो है वो चला यानी कि जो चोरी करता है या स्टील करता है, या इफ़ यू टॉक अबाउट एनी अदर ट्रेडिशनल स्ट्रीट क्राइम्स, तो उसके अंदर क्या है कि उसके अंदर ये बात जो है ये फैक्ट ऑब्वियस होता है कि क्राइम हैज़ अकर्ड, इट हैज़ बीन अकर्ड। ठीक है, मतलब ये कि जो ऑफेंडर्स का जो एक्शन है इन सारे क्राइम्स में, जो मैंने जिनके नाम लिए उसमें कि ऑफेंडर्स के जो एक्शन है दे लीव विजिबल ट्रेसेस ऑफ क्राइम। फॉर एग्जांपल बर्गलर की बात की, ब्रोकन डोर हो सकता है या कोई मिसिंग चीज़ हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़, टीवी है, लैपटॉप है, वो चीज़ जो है वो मिसिंग हो सकती है घर से। तो क्या है कि एक तो इससे कंफर्म होता है कि क्राइम हुआ है। सेकंड क्या है कि ऑफेंडर्स जो एक्शन है ना वो इलीगली आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि हाँ ये इलीगल एक्शंस हैं। जबकि जो आपके पास मोस्ट ऑफ द वाइट कॉलर क्राइम्स हैं उसके अंदर ऑफेंडर के जो एक्शन है दे आर नॉट ऑब्वियसली इलीगल, और इनफैक्ट एट फर्स्ट ग्लांस जो है वो ऐसे ही लगता है कि दे लेजिटिमेट लगते हैं फर्स्ट ग्लांस में। और इसके अंदर ये फैक्ट भी जो है ऑब्वियस नहीं होता जैसे दूसरे क्राइम में होता है कि क्राइम हैज़ अकर्ड। फॉर एग्जांपल आप एक हेल्थ केयर फ्रॉड को आप ले लो, मैं आपको बताया था कि हेल्थ केयर के फ्रॉड्स भी जो है वाइट कलर क्राइम में इंक्लूड है। उसकी अगर हम एक एग्जांपल ले लें तो हेल्थ केयर फ्रॉड्स में क्या होगा कि अगर कोई आपके पास इंश्योरेंस बिल बना है, अब उसके अंदर एक डॉक्टर क्लेम कर देता है कि मैंने एक पेशेंट को ये सर्विसेज दी हैं। फॉर एग्जांपल टॉक अबाउट किसकी हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट ईसीजी, एंजियोग्राफी, या कोई और कोई यानी कि कुछ लगी हैं, कोई ड्रिप्स वगैरह कोई लगी हैं, तो एक डॉक्टर क्लेम कर रहा है उसके अंदर, क्योंकि वो डॉक्टर की तरफ से बनता है, डॉक्टर के सिग्नेचर्स होते हैं, और उसके अंदर वो क्लेम कर रहा है कि आई हैव प्रोवाइडेड दीज सर्विसेज टू द पेशेंट। लेकिन क्या है कि उसने तो क्लेम कर दिया, पर इन एक्चुअल क्या हुआ है, इन एक्चुअल जो है वो सर्विसेज जो है वो आपके पेशेंट को प्रोवाइड ही नहीं की गई, बट डॉक्टर ने जो है क्या किया है उसके अंदर मेंशन कर दिया कि उसने जो है एडमिनिस्टर की हैं दी सर्विस टू द पेशेंट, और रियलिटी में कभी भी प्रोवाइड की नहीं गई थी। और अगर इसके अंदर ये जो फ्रॉडुलेंट क्लेम है कि मैंने ये सर्विसेज जो है प्रोवाइड की हैं पेशेंट को, इट इज़ नॉट डिटेक्टेड, और जो फिजिशियन है उसे जो है इंश्योरेंस के जो है मतलब प्रोवाइडर
इंश्योरेंस के जो है वो पैसे मिल जाती हैं, तो क्या होगा कि कहीं भी ये बात जो है डिटेक्ट नहीं की जा सकती कि आपका जो है ये क्राइम कमिट हुआ है। ठीक है, क्राइम अकर भी हो जाएगा, लेकिन क्या है कि उसकी एक सुपरफिशियल अपीयरेंस रह जाएगी। और इसके अंदर क्या होगा कि फिजिशियन का भी अगर हम बात करें तो फिजिशियन का भी जो है बिहेवियर वो नॉर्मल और लेजिटिमेट लगेगा, क्योंकि बिकॉज क्या है कि ऑन सरफेस अगर हम बात करें तो नथिंग ऑब्वियस जो है ना वो कुछ भी ऑब्वियस नहीं है, या आप कह लो कि कोई भी चीज़ अनऑर्डिनरी नहीं लगेगी। सिंपल उसके अंदर मेंशन हुआ हुआ है, किसने बाद में बहुत सारे लोग जो हैं वो पढ़ते भी नहीं हैं कि क्या 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 सर्विसेज यानी कि प्रोवाइड की गई हैं। तो क्या है कि अगर फिजिशियन, ये मोस्टली वैसे बाहर होता है ज़्यादा, ऐसे यहाँ भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा बाहर, क्योंकि वहाँ भी ये है कि फिजिशियंस को जो है जो ये होती हैं क्या कहते हैं इंश्योरेंसेस वगैरह, उनके जो है पैसे वगैरह मिलते हैं, दे आर बीइंग पेड। इंश्योरेंस प्रोवाइडर के से जो है उन्हें पैसे मिलते हैं सर्विसेज वगैरह के भी, अगर किसी ने क्लेम किया है। और उसके अंदर जो है अब किसने बाद में जाके पूछना कि ये आपको कोई ये चीज़ हुई भी थी या नहीं हुई थी। तो इसकी ये पॉइंट है, इट प्रूव दैट द वाइट कलर क्राइम हैज़ अ सुपरफिशियल अपीयरेंस ऑफ लीगैलिटी। इसमें आप ये डिटेक्ट कर ही नहीं सकते कि फ़र्स्ट ग्लांस के ऊपर, वही बात कि फ़र्स्ट ग्लांस के ऊपर जो है ऐसा लगता है कि लेजिटिमेट है, हालांकि वो इलीगल होता है, बट इट अपीयर्स लेजिटिमेट। और ये प्रूव करना भी मुश्किल हो जाता है कि वेदर वाइट क्राइम कमिट हुआ भी है या नहीं। सो दीज आर द कैटेगरीज एंड टेक्निक्स ऑफ वाइट कलर क्राइम, जो कि से दूसरे जो क्राइम्स हैं उनसे डिस्टिंग्विश करती हैं। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इफ़ यू विल बी हैविंग एनी क्वेश्चन देन यू कैन ask it in the comment section, or you can join my WhatsApp group and ask there. Okay, so now let's see that what are the problems of controlling white collar crime. We have discussed the characteristics of white collar crime, और अगर उसे थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, so these were legitimate access, spatial separation and appearance of legitimacy. So ये जो तीनों characteristics हैं, they raise special problems for its control by the criminal justice system. और इसके अंदर जो most notable problem है, that is basically the detection of crime. बिकॉज होता ही है कि मोस्ट ऑर्डिनरी जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं दे आर डिटेक्टेड बाय द विक्टिम। ऑफ कोर्स स्ट्रीट क्राइम कोई भी होगा तो विक्टिम जो है ही और शी विल गो टू द पुलिस एंड फाइल द कंप्लेंट। लेकिन वाइट कॉलर क्राइम में क्या है कि जो आपके जो विक्टिम्स हैं दे मे बी होली अनअवेयर दैट दे हैव बीन विक्टिमाइज्ड। उन्हें पता ही नहीं होना कि दे विल बी क्लूलेस कि उनके साथ कोई क्राइम भी कमिट हुआ है, उन्हें पता ही नहीं होना, बिकॉज हम ऑलरेडी कैटेगरीज पढ़ चुके हैं कि किसकी वजह से जो है उन्हें पता नहीं चलेगा। एज ए रिज़ल्ट क्या होगा, नो क्राइम विल बी रिपोर्टेड टू द पुलिस, और जो है इसकी जो डिस्कवरी है वाइट कलर क्राइम की, इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। ठीक है, और एस्टिमेट लगाना जो है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वाइट कलर क्राइम प्रॉब्लम्स, इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। और हैंस होता क्या है कि आपके पास जितनी भी crime controlling agencies हैं, it becomes difficult for them to allocate resources towards its control because they couldn't estimate that how much resources should be allocated for the control of white collar crime. So क्या है, summarizing it, सबसे पहले detection of the white collar crime and then it is the problematic discovery. Second जो problem है वो ये है कि it really becomes difficult in white collar crime to assign responsibility for the offense because जितने भी white collar crimes हैं ये collective actions हैं, these are the result of collective actions or taken by the group of people, because होता ये है कि ये organizations या corporate sectors में commit किए जाते हैं, so group of people are involved, or in these cases it becomes difficult to identify the individual or the individuals who should be held accountable for the illegal activity, क्योंकि इसमें ये क्लियर ही नहीं होता कि who is responsible
फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस, और जो प्रोसिक्यूटर है वो ऑफन दे आर रिलक्टेंट टू ब्रिंग सच केसेस टू द ट्रायल. सो द सेकेंड प्रॉब्लम क्या है कि असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द ऑफेंस. थर्डली आपके पास ये है कि डिटेक्शन और अकाउंटेबिलिटी तो हमने डिस्कस कर लिया, दे आर डिफ़िकल्ट. इसकी वजह से क्या होता है कि सिक्योरिंग कन्वेंशंस इन कोर्ट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट, बिकॉज वाइट कॉलर क्राइम जो है ऑफन दे आर कॉम्प्लेक्स एंड दे आर एम्बेडेड इन लेजिटिमेट बिजनेस रूटीन्स. सो प्रोसिक्यूटर के लिए होता ही है कि it becomes difficult for them to prove beyond a reasonable doubt that an individual is guilty of an offense, because court का ये असूल है that you have to prove beyond the reasonable doubt that someone is guilty of the particular offense. तो ये prosecutor के लिए ये चीज़ difficult हो जाती है because of these reasons, और ये एक major obstacle हो बन जाता है prosecutor के लिए to prove that the offender he or she has knowingly intending to violate the law. For example, हमने एक example discuss की थी कि डॉक्टर या फिजिशियन की कि जब वो हेल्थ केयर फ्रॉड के एग्जाम्पल हम डिस्कस की थी कि जब वो सबमिट करता है फ्रॉडुलेंट क्लेम फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ फॉर सर्विसेज गिवन टू द पेशेंट और रेंडर्ड टू द पेशेंट. तो क्या है कि फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ कर लें कि इफ़ इट इज़ प्रूफ कि क्लेम जो है इट वाज इनएक्यूरेट, तो फिजिशियन जो है ही और शी मे स्टिल बी एबल टू आर्ग्यू सक्सेसफुली इन द कोर्ट दैट ही और शी डिड नॉट इंटेंड टू सबमिट अ फॉल्स क्लेम. रादर वो ये कह सकता है कि जो फ्रॉडुलेंट क्लेम है इट वाज सिंपली अ मिस्टेक और एन एक्सीडेंट और इट वाज नॉट एन इंटेंशनल एक्ट. और ये जो डिनायल है ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, ये जो है ये मोस्ट कॉमन है इन द वाइट कॉलर ट्रायल्स. तो ये इसकी थर्ड प्रॉब्लम है कि सिक्योरिंग कन्वेंशंस इन द कोर्ट. फिर उसके अंदर ये है कि कन्विक्शंस इसलिए भी आप मतलब वाइट कॉलर क्राइम में डिफ़िकल्ट होते हैं टू सिक्योर बिकॉज जो आपके पास डिफेंडेंट्स हैं दे हैव एक्सेस टू स्ट्रॉन्ग डिफेंस काउंसिल. अनलाइक जो ऑर्डिनरी स्ट्रीट ऑफेंडर्स हैं, वाइट कॉलर ऑफेंडर्स जो हैं दे कैन अफोर्ड टू हायर द वेरी बेस्ट डिफेंस लॉयर्स. और जो है वाइट कॉलर डिफेंस अटॉर्नीज जो हैं दे वर्क हार्ड टू कंट्रोल द प्रोसिक्यूटर्स एक्सेस to the information and the evidence related to the alleged crime. For example, to demonstrate that the crime has occurred in a business setting, तो prosecutor क्या करेगा, उससे ज़रूरत पड़ेगी to assess to the company records and files. तो defense attorneys जो हैं they can file motions and objections to the attempts by the prosecutors to secure research warrants. ठीक है कि उसके ऊपर objections या वो लगा सकता है कि प्रोसिक्यूटर क्यों यानी कि जो है प्रोसिक्यूटर की मतलब वो एक लिहाज से उसके पाथ को हिंडर कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा कि वो उन रिकॉर्ड्स तक ना पहुंच सके जो प्रूफ करें कि हाँ क्राइम कमिट हुआ है. ऑल्दो ये जो मोशंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस मोशंस दे आर नॉट ऑलवेज सक्सेसफुल, और ये प्रोसिक्यूटर की जॉब को जो है ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना देते हैं और टाइम कंज्यूमिंग बना देते हैं. और एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि प्रोसिक्यूटर के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो एक सक्सेसफुल केस जो है प्रेजेंट कर सके इन द कोर्ट. जितने भी रीज़न्स हमने अभी डिस्कस किए हैं इसकी वजह से होता ये है कि आपके जो वाइट कॉलर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन है और प्रोसिक्यूशन है वो इट बिकम्स वेरी ऑफेंसिव और एक्सपेंसिव और इट बिकम्स टाइम कंज्यूमिंग. और ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं दे लिमिट द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम रिजल्टेंटली, बिकॉज आई बता टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एक्सपेंसिव हो जाते हैं ये केसेस. तो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम भी जो है इफेक्टिवली एक्ट नहीं कर पाता टू कंट्रोल वाइट कॉलर क्राइम. इसके जो लोकल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके पास ऑलरेडी मल्टीपल और इश्यूज़ होते हैं जिनके अंदर टाइम और रिसोर्सेज दोनों की कंस्ट्रेंट होती है, और वो ज़्यादा प्रेशर उनके ऊपर इसका होता है कि वो गैंग रिलेटेड या ड्रग रिलेटेड या वायलेंट क्राइम्स जो हैं उनकी तरफ जो है उनका यू कैन से उनकी तवज्जो उनकी तरफ होती है. तो इसलिए एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि वाइट कॉलर क्राइम्स दे आर कंसिडर्ड लेस इम्पॉर्टेंट और इन्हें लोअर प्रायोरिटी पे रखा जाता है व्हेन डिसीजंस आर मेड. और एज ए रिज़ल्ट क्या है कि ज़्यादा जो है इफेक्टिवली आपका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो ऑपरेट नहीं कर सकता. इसके अलावा जो है आपके पास क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज जो हैं
वो उनके ऊपर लोग यानी कि जो है आपके उनके ऊपर लीगल कंस्ट्रेंट्स भी जो हैं प्रेजेंट मतलब लगाई जाती हैं और जो उनके लिए डिफ़िकल्ट बना देती हैं टू यूज़ द क्रिमिनल लॉ सक्सेसफुली अगेंस्ट वाइट कॉलर ऑफेंडर्स. Legal constraints अब क्या हैं? These are basically you can say the features of the law that make it more or less difficult for law enforcers to use. For example, कि जो आपका कोर्ट का क्रिमिनल कोर्ट का स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो बहुत हाई है, ठीक है. और जैसा हमने पहले डिस्कस किया है कि जो डिफेंडेंट्स का जो गिल्ट है इट मस्ट बी प्रूव बियॉन्ड अ रीज़नेबल डाउट. अब ये जो स्टैंडर्ड है इट इज़ क्वाइट हाई or because of their complexity proving guilt beyond a reasonable doubt in white collar crime cases it is difficult. मैंने आपको जैसे जो हमने जितने कैटेगरी से ऊपर डिस्कस किए जितनी प्रॉब्लम डिस्कस की उनकी वजह से क्या है कि वाइट कलर क्राइम जो है उन्हें बियॉन्ड द रीज़नेबल डाउट जो है कोर्ट में प्रूव नहीं किया जा सकता. तो इसी तरह इसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे लीगल कंस्ट्रेंट्स कौन से हैं, जैसा राइट टू बी फ्री फ्रॉम अनरीजनेबल सर्चेस, ठीक है, या इस तरह के जो हैं कि कोई भी जाके किसी भी चीज़ को मतलब कैप्चर नहीं कर सकता, कि किसी के पास ये राइट नहीं होता. आपको पता है कि बिकॉज इसमें अगर बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं तो उनके पास बहुत सारे वेज होते हैं टू अवॉइड ऑल दीज थिंग्स. तो एज अ रिज़ल्ट क्या है कि लीगल कंस्ट्रेंट की वजह से क्या है वाइट कॉलर क्राइम जो है इसे इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं किया जा सकता. सो दीज वर द प्रॉब्लम्स, major problems. Remaining we will discuss in the next slide. Okay, so we have seen in the previous slide, outlined in the previous slides के जितने भी reasons have for controlling white collar crime. So keeping in view all those reasons, scholars they have agreed that the criminal justice system it should not be the first line of defense only. Rather, regulatory bodies they are considered to be more effective and efficient in controlling white collar crimes. और ये effectiveness और क्यों ये consider किया जाता है, because they hold three distinct advantages over criminal justice system as a mean of controlling white collar or you can say the corporate crimes. जिसमें पहला जो है आपके पास जो है एडवांटेज क्या है, स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज. नंबर 2 इज़ ग्रेटर इन्वेस्टिगेटिव पावर एंड नंबर 3 इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिशन. अब होता ही है कि व्हेन regulatory bodies or the agencies they are established, they are given a mandate to look at problems in specific areas. For example, if we talk about Food and Drug Administration, FDA, this agency it is supposed to regulate the safety and quality of the foods and drugs. Similarly, EPA, Environmental Protection Agency, it look after the environment, whereas SEC, Security and Exchange Commission, it keeps the track of activities in the securities industry. और इनकी वजह से क्या है, बिकॉज रेगुलेटरी एजेंसीज दे आर मोर फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड सब्जेक्ट एरियाज. तो जो एजेंसी पर्सनल्स हैं दे कैन डेवलप स्पेशलाइज्ड एक्सपर्टीज़, और ये जो एक्सपर्टीज़ जो हैं दे कैन हेल्प देम सी प्रॉब्लम एंड इन्वीएंट सॉल्यूशंस मोर इजीली देन द अदर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज. तो पहला तो ये पॉइंट हो गया कि किस तरह रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं दे हैव मोर इफेक्टिवनेस, कि उनकी स्पेशलाइज जो है एक्सपर्टीज़ है एंड दे हैव ग्रेटर इन्वेस्टिगेटिव पावर्स. दूसरा ये है कि जो आपके पास पुलिस और या दूसरी जो लॉ इन्फोर्समेंट इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं दे ऑपरेट अंडर स्ट्रिक्ट लीगल कंस्ट्रेंट्स, और दे टिपिकली यू कैन से कैन नॉट एक्ट अंटिल देयर इज़ एविडेंस दैट अ क्राइम हैज़ बीन कमिटेड. ये हम बार बार कर रहे हैं, या आपके पर्टिकुलर पर्सन ऑर्गेनाइजेशन इज़ इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर क्राइम. लेकिन जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं दे ऑपरेट अंडर फ्यूअर लीगल कंस्ट्रेंट्स, इनके ऊपर लीगल कंस्ट्रेंट्स इतनी नहीं होती हैं. एंड इन मैनी केसेस दे आर गिवन एक्सप्लिसिटली अथॉरिटी टू एंटर परमिसेस, ठीक है, जबकि पुलिस को ये अथॉरिटी नहीं दी जाती, या टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस. तो क्या है कि एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, दे कैन लर्न अबाउट पोटेंशियल प्रॉब्लम्स बिफोर दे हैपन. थर्ड ये है कि जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं दे हैव मोर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डिस्क्रिशन. अब ये फ्लेक्सिबिलिटी डिस्क्रिशन किस चीज़ में है, इन फैशनिंग यू कैन से इन फैशनिंग देयर रिस्पॉन्सेज टू द कॉर्पोरेट रॉन्ग डूइंग. जो आपके पास क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है
इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड टू अप्लाइंग द क्रिमिनल लॉ एज इट इज़ एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेशन। ठीक है, उससे चेंज वो नहीं कर सकता। जैसा लेजिस्लेशन में है वैसे ही क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम विल अप्लाई। लेकिन जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, दे वर्क विद बिजनेसेस टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। तो एज ए रिज़ल्ट क्या है कि आपकी जो रेगुलेटरी एजेंसीज हैं दे आर मोर इफेक्टिव, और इसकी वजह से जो है ये इसके एडवांटेज से। और बहुत सारे क्रिमिनोलॉजिस्ट जो हैं, या यू कैन से दूसरे जो स्कॉलर्स हैं, जो कंसिडर के रेगुलेटरी बॉडीज़ जो हैं इन रीजंस की वजह से जो है वो डेवलप की जानी चाहिए, बिकॉज दे विल बी मोर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग वाइट कॉलर क्राइम। बिकॉज वाइट कॉलर क्राइम का जो मैग्नीट्यूड है वो है ही बहुत ज़्यादा, एनुअल लॉस इज़ टू मच। और बहुत सारा तो अभी जो है वो मतलब किया ही नहीं जाता, जो रिपोर्ट ही नहीं होता। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। और आई होप कि जितना भी हमने सब पढ़ा, you must have understood this, or if you have any question you can always ask in the comment section, or you can join my WhatsApp group। ये अभी एक इंट्रोडक्शन था। in the next lecture we will be discussing types of white collar crime and white collar crime in Pakistan, और पाकिस्तान और white collar crime से related जो है क्या यानी कि जो है आपके लॉज क्या हैं। एंड सेकेंडली ये है कि पाकिस्तान में जो है आई विल बी ऑल्सो मैंशनिंग द कि कितने यानी कि जो पूरा आपके फिगर्स वगैरह हैं, आई विल बी मैंशनिंग इट कि कितने वाइट कलर क्राइम से पर ईयर जो है कितना नुकसान होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। आई होप दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।